हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज के लेक्चर से मैं एक जॉइंट चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिर से, जैसा कि हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ करा था। लेकिन इस बारी अभी तक का सबसे एक यूनिक लेक्चर है जो कि आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ना यूट्यूब पे, ना आप सेल्फ एनालिसिस से तीनों के तीनों चैप्टर्स एक साथ खोलकर बैठ सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 17 हम लोग करेंगे प्रेसिडेंट, चैप्टर 18 करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ चैप्टर 30 करेंगे गवर्नर। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति सबसे ऊपर लेवल पर है। अगर राष्ट्रपति की मैं सिर्फ और सिर्फ एक परछाई की बात कर दूं, जब ये नहीं होगा तो इसका काम कौन करेगा, तो वो परछाई है वीपी, उपराष्ट्रपति। और स्टेट के लेवल पर जो पर्सन बैठा हुआ है वो है गवर्नर। यानी कि जाने कि हम लोग यहाँ पर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की व्यवस्था को, लेकिन हम जानते हैं बीच में एक ये अड़ंगी है उपराष्ट्रपति, ओनली पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल लेवल पर है, लेकिन इसकी परछाई कैसे भी स्टेट लेवल पर नहीं मिलती है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, शैली हम जानते हैं प्रेसिडेंट अगर सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट में होता है गवर्नर। पीएम अगर सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट में होता है सीएम। सेंट्रल लेवल पर अगर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो हर एक स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, है ना। सिमिलरली अगर सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट देखने को मिलता है। ओनली पोस्ट जो कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पर एग्जिस्ट करती है और इसकी रेप्लिका, इसकी परछाई स्टेट लेवल पे नहीं है, वो होती है उपराष्ट्रपति की पोस्ट। अब इतनी सारी अगर ये तिगड़म है तो क्यों ना हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्कस कर लें कि सेंट्रल लेवल से उठा लें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को, एंड सिमिलरली प्रेसिडेंट को कंपेयर कर लें स्टेट लेवल के गवर्नर से। हम इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पा सकेंगे और आप देखना कि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखना कितनी प्यारी तरीके से सॉल्व हो जाया करेंगे इसके बाद। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। प्रेसिडेंट पार्ट 5 जो है उसके अंदर प्रेसिडेंट के टॉपिक के बारे में जिक्र है, डायरेक्ट तरीके से तो नहीं। पार्ट 5 बोलता है, टाइटल है उसका यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स जो इसके हैं 52 से लेकर 78 तक। क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर जी ये यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी के अलावा बस जितने भी पृथ्वी के एग्जाम्स हैं उन सब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल और ये पार्ट। यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी के अलावा किसी भी एग्जाम को इमेजिन कर लो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल आंसर। अगर हमसे कोई पूछे विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव या दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये लिस्ट ध्यान से सुन लो। श्रेया, स्टिकी नोट बन जाना चाहिए इनका। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, नंबर 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कंफ्यूज मत होना क्योंकि बात ही हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव की कर रहे हैं। कंप्लीट कर देना आप लोग इसको अपने नोट्स में। श्रेया कंप्लीट तरीके से लिख लेना स्टिकी नोट में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ताकि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। अगर कोई हेरा फेरी का शब्द अगर आ रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह, हमारा एक सेकंड, एक सिंगल माइनर सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए ये फालतू की सोच विचार में। ठीक है, वी शुड बी क्लियर इन आवर थॉट्स। ठीक है, और फिर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस पूरी लिस्टिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है मेरी नज़रों में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? अक्सर इसके बारे में सुनते हैं नहीं हम लोग, तो हमें विश्वास नहीं होता कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा कि नहीं होगा। लोगों को ये पता भी नहीं होता है, स्टूडेंट्स को, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है। कौन होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? मयूर बताओ जरा इन सबको, क्या काम होता है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है? ये लॉ ऑफिसर होता है। वेरी गुड, लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अर्पित सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई पेनल्टी लगाई है कि तुम्हें इस कंपनी को 500 करोड़ मुआवजा देना है या ऐसा कुछ करना है, अगर सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है तो क्या पीएम जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को खुद जाकर सफाई पेश करेंगे? बताओ,
इतना टाइम है पीएम के पास? या वो किसी अपने मंत्रिमंडल में से किसी मंत्री को भेजेंगे? बताओ, नहीं ना। और वहां पर कोई आम भाषा के अंदर तो बातें चलेंगी नहीं। मयूर, कटघरे में खड़े रहकर, सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहकर आप ये भाई और बहनों वाली बातें कर सकते हो क्या? ये जुडिशरी एंटरटेन करेगा इन सब बातों को? मैंने उस दिन बताया था वो मूवी के बारे में, श्रेया याद है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, या जॉली एलएलबी। ऐसी चीजें नहीं चलती यहां पर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा पीएम के ऊपर। हमें चाहिए एक ऐसे पर्सन की नीड जो कानून को, संविधान को, संविधान की प्रोविजन को जान सके, और वो सेंट्रल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, वो लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में अगर हम लोग कुछ टर्म्स जाने, मैं इसके लिए अलग कलर इस्तेमाल कर रहा हूं। राष्ट्रपति इज कंसिडर्ड एज हेड ऑफ इंडियन स्टेट। इसको कंप्लीट कर देना आप लोग। हेड तो है, लेकिन यहां लिख देता हूं नीचे, हेड तो है लेकिन नॉमिनल हेड है, या इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म, सच बता रहा हूं मैं, टैटू करवा लो इनका। सेरिमोनियल हेड। क्यों बोला मैंने ऐसा, अभी क्लियर करता हूं कुछ सेकंड्स में। इसके आगे एक टर्म और सुन लो। प्रेसिडेंट इज रिगार्डेड एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। श्रेया याद है, अक्सर मैं बड़े दिन से आपसे लिस्ट के बारे में पूछे जा रहा हूं कि फर्स्ट पे कौन आता है, सेकंड पे कौन आता है ना? ये रहा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड तीसरा, इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब कोई पर्सन अगर राष्ट्रपति बन गया, हम अगर राष्ट्रपति बन गए, तो हमारा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? वी विल बी रिगार्डेड एज, या राष्ट्रपति इज रिगार्डेड एज सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ इंडिया एज अ नेशन। अब देखो, यहां पर इस टर्म को सुन के, डैट शी और ही इज रिगार्डेड एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें यह लग सकता है कि सारी की सारी पावर इसके पास होगी। नहीं, रियल फॉर्म में या प्रैक्टिस फॉर्म में जो पावर एक्सरसाइज करी जाती है, किसके द्वारा करी जाती है? पीएम एंड हिज और हर मंत्रिमंडल के द्वारा, उनके मंत्रिमंडल के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा है कि किसी की ताजपोशी कर दी गई हो। और ये इसी बस क्राउन को सर पे पहन के ये पर्सन खुश है। ये एक प्रकार का भ्रम होता है कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन है, क्योंकि वो हेड है इंडियन स्टेट का। नहीं, बात को पूरा समझो ना। हेड तो है, लेकिन वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, नाम का हेड है, सेरिमोनियल हेड है। सिर्फ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का क्राउन पहन रखा उसने। रियल पावर्स जो एग्जिस्ट करती हैं वो पीएम एंड एस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं अपने आप को। आई नो बच्चों वाली चीज है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? डैट भारत के इतिहास में, जब से भारत आजाद हुआ है, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट? ठीक है, एंड शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी।
ओके, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मयूर तुम कुछ पूछ रहे थे, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अरे वो तो बस ये है कि चैप्टर पूरा का पूरा बस प्रेसिडेंट पे फोकस्ड है ये। अभी आएगा बहुत सारे, अभी जब ये बिल्स वगैरह की बात आएगी ना, आएगा। अभी स्टार्ट हुआ है यार, इंट्रोडक्शन है उसकी। टीजर तो देख लो पहले, पिक्चर देख लेंगे बाद में। ठीक है मयूर, हैव पेशेंस। इलेक्शन को प्रेसिडेंट के समझते हैं बाद में। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं उपराष्ट्रपति के। राष्ट्रपति पूरा समझ में आ गया, पहले बताओ हाँ के ना। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति। ये इसके अलावा और क्या है? उपराष्ट्रपति तो हैं, वैसे ही बता दो। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्या ये भाई साहब एमपी भी हैं क्या? क्यों? राज्यसभा में कैसे बैठ रहे हैं फिर एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर? अब श्रेया देख रहे हो, इन क्वेश्चन की वर्थ यहां पर इसलिए बनती है क्योंकि पार्लियामेंट का चैप्टर इतनी कॉन्फिडेंटली हम लोग कर चुके हैं। वरना इसी में उलझे रह जाते हैं कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसा नहीं होता है ना। हाँ मुझे बताओ, क्या क्यों है इनकी वर्थ ये? अरे सिंपली बोलो ना यार, बाय द वर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ हिज पोस्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। पहले तुम लोग मुझसे बोल रहे हो एक्स ऑफिसर चेयरमैन और राज्यसभा, बाद में मैं पूछ रहा हूँ कि राज्यसभा के अंदर किसने दी इसको पावर बैठने की वहां पर विदाउट बीइंग एमपी। उसके बाद तुम्हारे पास आंसर नहीं है। बात तो वहीं से शुरू होती है ना कि बाय द वर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ हिज और हर पोस्ट, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं इस वजह से बैठ पाते हैं। हम क्यों मान लें, क्यों बैठेंगे वो? किसने बोला ये चीज? अरे संविधान ने बोला है, सिंपली बोलो ना यार, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस ऑफिस इन द कंट्री। फर्स्ट फर्स्ट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। शी और ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। अच्छा यही है, ये जो ऑर्डर हम लोग बोलते रहते हैं ना शैली, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ये ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यूज मत करना शरिया टर्म, इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है अर्पित? इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में अगर मुझे सेट करना हो क्रोनोलॉजी, नंबर 1 पे कौन? प्रेसिडेंट। नंबर 2 पे कौन? नंबर 3 पे कौन? नंबर 4 पे कौन? नहीं कोई मतलब नहीं है, नहीं सब बकवास बातें हैं। बनना है देश में तो इन्हीं तीनों में से कुछ बनना, वरना सब बेकार चीज़ है। ठीक है, वो समझ आएगा, कोई बात नहीं। नंबर 3 पसंद है वैसे तो सबको। ठीक है दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर मैं आपसे पैच वर्क की, कुणाल पैच वर्क का मतलब अभी बताता हूँ। हमने संविधान के बड़े सारे प्रोविजंस दूसरी कंट्री से, अन्य कंट्री से बोरो करे थे। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया, बहुत सारी कंट्री से कुछ ना कुछ बोरो करा। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी देश में कि नहीं होगी, डेफिनेटली सी बात है, चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो है ही है, और हम जानते हैं उपराष्ट्रपति की पोस्ट होती है।
उपराष्ट्रपति की पोस्ट भारत के संविधान के स्ट्रक्चर में और देश में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अपनाई जाएगी। ये हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा ये प्रोविजन? यूएसए, अमेरिका। यूके बोल सकता हूं मैं यहां पर क्या? बिल्कुल नहीं, यूके में नहीं होता क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यूके में प्रेसिडेंट भी होता है क्या? कौन होता है फिर वहां पे प्रेसिडेंट की जगह? मोनार्क। और मोनार्क का मतलब क्या होता है? अरे कोई भी हो सकता है, किंग या फिर क्वीन। अभी कौन है? चार्ल्स थ्री। माता श्री की देहांत के बाद, क्वीन एलिजाबेथ टू के बाद अब जाकर ये फाइनली शरिया जवानी में जाकर बने हैं वहां के मोनार्क, ठीक है। उपराष्ट्रपति कंप्लीट। बात करते हैं राज्यपाल की, गवर्नर की। अब हम लोग कहां पर आ गए? शैली, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? अरे लड़की खेल गई जज्बातों के साथ। अपनी अपनी जगह पर तीनों बड़े हैं, ठीक है। श्रेया देख रहे हो ट्रेनिंग। स्टेट लेवल पर ऐसा नहीं कि गवर्नर होते हैं तो वो प्रेसिडेंट से छोटे हैं। ही इज अकॉर्डेड certain responsibilities and roles as a governor. That is why she or he is behaving like a governor. राष्ट्रपति की पावर दी जाती तो राष्ट्रपति की तरह बिहेव कर लेते, ठीक है। तो कोई बड़ा या छोटा नहीं है। सॉरी। भारत का जो संविधान है वो ये बोलता है कि जिस प्रकार का पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर जो अपनाया गया है वही अपनाया जाएगा स्टेट लेवल पर। और अभी हमने इसको पढ़ा, ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की पहचान है कि व्हाट इज देयर एट द सेंट्रल लेवल सेम रेप्लिका एंड शेडो स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड इन द स्टेट लेवल। और चीजें हमने करी भी उस लिहाज से। कैसे? पीएम अगर है स्टेट में सीएम है, प्रेसिडेंट अगर है स्टेट में गवर्नर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज क्या रह जाती है, सेंट्रल लेवल पे उपराष्ट्रपति है लेकिन देयर इज नो सच पोस्ट कॉल्ड एज वाइस गवर्नर। अब क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस पे देखते जाना। यहां पर क्या था, पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता ना श्रेया। ये यहां देखो पार्ट 6 एक बार के लिए। अब देखो श्रेया, पता है साथ में एनालिसिस मयूर सोच के देखो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो लक्ष्मीकांत कहाँ थोड़ी थोड़ी गलती करके हमारा एग्जाम में टाइम वेस्ट करवा सकता है बेफालतू के अंदर कि हम सिर्फ बेंचेस देखने लग जाएं, दीवारें देखने लग जाएं, पंखे देखने लग जाएं, बेफिजूल की बकलोली करने लग जाएं हम लोग। देखो इसने क्या बोला, पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव है। मैंने 5 बंदे कौन कौन से गिनवाए आपको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में कहीं पर भी बोला इसने पार्ट 5 है या पार्ट 6 है, पार्ट 7 है? बताओ, नहीं ना। श्रेया अपने नोट्स में फटाफट से डाल देना इसको। छोटी बात है लेकिन श्रेया वही वाली बात है ना यार, नहीं होता ना एग्जाम में इतना टाइम यार। अभी समझ में आ रहा है क्योंकि स्क्रीन के सामने है इतने सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फलाना हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे। क्या गारंटी यार कि याद आ पाएगा? हमें अपने ब्रेन से डरना चाहिए भाई। मैं तो डरता हूं। एक ही शस्त्र को सबसे बड़ा मानता हूं मैं, रिवीजन और कंसोलिडेशन। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं होशियार नहीं हूं, मैं सबसे डफर हूं। बस रिवीजन कंसोलिडेशन के मोड पे किसी को भी हरा सकता हूं मैं। इतने बार रिवाइज करूंगा कि तुम्हारे
दादा परदादा भी जब से पढ़ रहे होंगे ना, उनको भी हराने की दम रखता हूँ सिर्फ रिवीजन और कंसल्टेशन की मदद से। यूपीएससी कभी भी काजू बादाम से नहीं निकलता है, इट इज़ क्लियर ओनली बाय बटक्स। पुट्ठों में अगर आपके बैठने की दम नहीं है ना घंटों घंटों तक, तो आपका यूपीएससी नहीं कभी नहीं निकल सकता। पार्ट 6 जो है ना संविधान का, वो डील करता है विद द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। ठीक है, यानी कि क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, पार्ट 6 इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल यहां पर कौन से थे, 52 टू 78। क्या इसी के अंडर 52 टू 78 की कैटेगरी में मैं थमा दूं वाइस प्रेसिडेंट को? बताओ, बोलो। पार्ट 5 है ये भी तो पार्ट 5 के अंदर आता है। 52 टू 78 में कहीं ना कहीं जगह बना लेगा ना वाइस प्रेसिडेंट? अरे क्यों नहीं बना पाएगा यार, ये देखो ना, ये बंदा भूल गए क्या, यहाँ पर नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट है तो इधर से इधर तक कवर हो रहा है, पार्ट 5 का पार्ट है, तो ये उपराष्ट्रपति यहाँ आ नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली? बस ये दो चीज़ें याद रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पता है, ये तीनों चैप्टर को लेने का साथ में मेरा एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, इसको प्रिपेयर करने में ना और आपको डिलीवर करने में मेरे प्राण निकले हुए हैं 1 हफ्ते से, पता है। लेकिन अब ठीक है, अब चीज़ें सॉर्टेड है मेरे दिमाग में भी, कैसे आपको डिलीवर करना है मैं सारा चीज़ें सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 153 टू 167, इधर था 52 टू 78, 153 टू 167। सेम क्वेश्चन आप पूछोगे, मेरा सेम आंसर रहेगा, सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? यूपीएससी के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर्स। यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम दोगे सारे के सारे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डील करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 5 के साथ, गवर्नर पार्ट 6 के साथ। पार्ट 5 के अंदर 5 लोग देखे हमने जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में आता है। सबसे पहली बात तो पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 6 डील्स विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। पार्ट 5 के अंदर कौन था, नंबर 1 प्रेसिडेंट। पार्ट 6 के अंदर नंबर 1 प्रेसिडेंट का बिल्कुल रेप्लिका गवर्नर। पार्ट 2 के अंदर एक पर्सन था प्राइम मिनिस्टर, यहां पर चीफ मिनिस्टर। यहां पर थे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इधर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉ ऑफिसर होता है, नाम होता है भाई साहब का एडवोकेट जनरल ऑफ, मोहतरमा भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या सीखने को मिला हमें, पार्ट 6 जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है, यहां पर सिर्फ 4 ही लोग हो सकते हैं। पार्ट 5 जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है, यहां कितने लोग हो सकते हैं, 5 लोग। अरे एक एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट, क्यों यहां पर 4 ही कैसे रह गए? देयर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन द स्टेट लाइक डेट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट द सेंटर। इसलिए मैं बार बार आज के लेक्चर में इस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था, सेंट्रल लेवल पर पीएम, स्टेट पर सीएम, यहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन नो सच पोस्ट, वाइस गवर्नर की कोई भी पोस्ट नहीं होती है। ये तीनों कंपेरेटिव एनालिसिस सही लग रही है, बिल्कुल दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन रहा है श्रेया, स्टेप बाय स्टेप लेडर बन रहा है, या फिर अच्छे बच्चों की तरह मयूर मैं वैसे ही चलूं एक एक चैप्टर करके? ये चीज यहां पर डन। जो गवर्नर होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। यहां पर स्टेट का मतलब है प्रोविंस ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब प्रॉपर तरीके से स्टेट। यहां पर जैसे कि हम लोग उसको बोलते हैं हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि यहां पर बात होती है
नेशन स्टेट की, ठीक है। बट लाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर भी सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, टाइटुलर हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अब एक बार बताओ श्रेया, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं यहां पर, नॉमिनल, सेरेमोनियल, और एक टर्म और लिख लो प्रेसिडेंट के लिए, टाइटुलर हेड। गवर्नर के लिए भी सेम टर्म्स यूज होती है। गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह ही एक्ट करता है। ये कौन सी सिचुएशन में प्रूव हो जाता है? ऐसी कौन सी संवैधानिक आपदा आ जाती है जब ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई तू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है पक्का? 300 355 तो कुछ नहीं होता। स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। क्या बोलता है गवर्नर? खत में क्या लिखकर भेजता है? एक बड़ी तगड़ी लाइन बोलता है, बातें तो उसकी ऐसी होती है पता नहीं जैसे क्या ही हो गया हो। प्रेसिडेंट को क्या लिखता है? सर जी सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी जो स्टेट मशीनरी है वो क्या कर गई है? कोलैप्स कर गई है, आप यहां पर आके क्या लगा दो? नहीं नहीं वो तो ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या बोलता है? आप यहां पर आके क्या लगा दो? हाँ, राष्ट्रपति शासन, यानी कि उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्रेसिडेंट रूल लगा दो। और प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाता है तो यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एजेंट? यानी कि राज्य की व्यवस्था कैसी हो जाती है, किसके हाथ में आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज अ डुअल रोल। कैसे डुअल रोल? नंबर 1, शी और ही इज एजेंट ऑफ द सेंटर। नंबर 2, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि इसके पैर, प्रेसिडेंट के पैर सिर्फ कहां फैल रखे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या दोनों? राष्ट्रपति के पैर कहां फैल रखे हैं? सेंट्रल लेवल पे। वो तो गवर्नर जब इनवाइट करता है श्रेया तब वो सिचुएशन बनती है, वैसे तो वो वहीं तक सीमित है। लेकिन गवर्नर बाय डिफॉल्ट एजेंट ही किसका है शुरू से, पहले दिन से ही? हमेशा अलग अलग राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल होता है क्या अर्पित उनको अपॉइंट करने में? किसका होता है? एलजी के कंटेक्स में सेम। तो जरा मुझे डिफरेंस भी बता दो जरा श्रेया, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में फर्क क्या होता है? ये यूटी का होता है और ये स्टेट्स का। लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोनों के केस में कौन होती है? वेरी गुड, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है। यूजली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। यूजली इसलिए लिखा हुआ है, हो सकता है नॉमिनेशन में टाइम लग जाए, अपॉइंटमेंट में टाइम लग जाए, जो भी चीज़ें हैं। और आप लोग को एक बात बताता हूँ, जर्नली गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है, ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी अच्छा खासा जो बन जाते हैं वो कौन बनते हैं? वेरी गुड, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर नहीं, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ज़्यादातर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन काफ़ी हद तक बनते हैं, अगर आप इतिहास उठाकर देखो अच्छी खासी संख्या में बने हुए हैं राज्यपाल, एक्स ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट यूजली, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ये बोलता है कि एक सेम पर्सन राज्यपाल हो सकता है दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए। ऐसा किस केस में होगा? क्या कंडीशन होगी? ये राज्य का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। ओके, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी बताओ, ठीक है। इसको जरा याद रखना, ये है स्लाइड नंबर 674, ठीक है, याद रखना इसको। 7th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एक बारी हम पूरी तरीके से जान लेते हैं, प्रॉपर तरीके से। 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, जैसे किसी भी अमेंडमेंट एक्ट को आप लोग देखो, शैली, श्रेया,
एक रूल मैंने आपको जो हमेशा से लक्ष्मीकांत के अंदर बता रखा है, विदाउट डूइंग एनी आलस, लक्ष्मीकांत के बिल्कुल एंड पे इंडेक्स पे आ जाओ एंड उस अमेंडमेंट एक्ट को देख लो। एंड लक्ष्मीकांत का दूसरा रूल, जब चैप्टर करते करते बीच में शैली वो नंबर नहीं दे रखे होते 1 2 3 4 और जो चैप्टर के एंड में जाकर होते हैं, उसको भी इमीडिएटली हमें देख लेना चाहिए। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि जहां शर्माए नंबर कट जाएंगे। इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा था, पहले ना स्टेट्स, हमारे देश में राज्य जो थे वो क्लासीफाई होते थे 4 कैटेगरीज में, यानी कि पार्ट 1, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट। इस कैटेगराइजेशन को खत्म कर दिया था, उनको 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर ऑर्गेनाइज करा गया था। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रक्रिया कब हुई थी? ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में क्लासीफाई करने वाली, रीऑर्गेनाइज करने वाली, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। क्या देश रहे? उस दिन भी मैं आपको बता रहा था लीडर के बारे में, पोटी श्रीरामुलू। वेरी गुड, वही है ये। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का बनना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बनना। इस एक्ट और इस कमीशन ने क्या कहा था? द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी स्टेट विल बी, लैंग्वेज के बेसिस पे। हाँ, लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया होगा। एंड इन भाई साहब का क्या हुआ था? ये किसके लिए बैठे हुए थे, क्या करवाना चाहते थे? अरे आंध्र प्रदेश, विशाल आंध्र मूवमेंट थी ना, ठीक है। क्या हुआ फिर इनका? डेथ हो गई थी फिर इनकी, ठीक है। और बेसिकली हाँ ठीक है, विशाल आंध्र मूवमेंट आपको समझ में आ गया। पी श्रीरामुलू, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया था। और आंध्र प्रदेश बन गया था कि नहीं बना था? बन गया था, ठीक है। जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, विद इन आंध्र प्रदेश एक और डिमांड कौन सी स्टार्ट हो गई? तेलंगाना। और वो जाके पूरी कब होती है? 2014, 14 ही है ना, ठीक है। उसके बाद अच्छा श्रेया, इसका ये तो ठीक है, मैंने वैसे तो सारे फैक्ट्स बता दिए। ये टीजर है, ट्रेलर पूरी की पूरी पोस्ट इंडिपेंडेंस ना इतनी प्यारी तरीके से करवा रखी है। हम लोग का मेंस का पोस्ट इंडिपेंडेंस खत्म हो चुका है पूरा। 12th क्लास की एक पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी होती है, 9 चैप्टर थे उसके अंदर, सारे करवाती है मैंने। इमरजेंसी जो लगी थी, जर्नैल सिंह भिंडरा वाला का इशू, या फिर ग्रेटर नागालैंड एक सेपरेट कंट्री बना दो, पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट, ये सब कुछ मैं करवा चुका हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो आपको ये विशाल आंध्र मूवमेंट पहले चैप्टर के अंदर दिख जाएगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया के चैप्टर के अंदर। वो मैं आप एक टाइम आएगा तब मैं आपसे शेयर कर दूंगा वो प्लेलिस्ट, ठीक है। क्यों? पिछले जब से सिलेबस चेंज हुआ है, पिछले एक डेकेड के अंदर सिर्फ 4 बार पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जिसकी औकात ज़्यादा नहीं, उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे अगला क्या बोला गया, इट एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूटीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट की जो पावर है वो कहां तक लागू होंगी? यूटीज तक। और यूटीज बाय डेफिनेशन अर्पित किसके पाले में आता है? कौन कंट्रोल करता है यूटीज को? यूनियन गवर्नमेंट। दिल्ली क्या है? यूटी है। ऐसी कौन सी और कितनी यूटी हैं जिनके पास खुद का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, या स्टेट लेजिस्लेचर है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, स्टेट लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी? दिल्ली, जेएनके, पुडुचेरी किसकी एक्सटेंडेड टेरिटरी है? अरे यार, अभी किसके पास है? अभी किसकी एक्सटेंडेड टेरिटरी है भगवान? फ्रेंच।
अरे हमारी तो है, किसी पुडुचेरी कोई वो थोड़ी ना है, कोई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तो है। ये कहाँ आता है वैसे? ये जैसे दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली और पुडुचेरी का कोई ऐसा इंडिपेंडेंट अस्तित्व थोड़ी ना है। अब जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ कहाँ आता है बताओ? चंडीगढ़ कहाँ आता है वैसे बताओ? सेपरेट एग्जिस्टेंस है चंडीगढ़ का, अपने आप में कोई अस्तित्व है बताओ? देखो ये छोटी 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 चीज़ें हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो पुडुचेरी है ना, ये एक सिटी है, देखो इंडिपेंडेंट अस्तित्व तो है नहीं इसका। अब देखो ये जो आता है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या लिखा है यहाँ पर? और पता है आपको ये वाली बात? बताओ सर, बताना, पता थी ये वाली बात आपको? लेकिन जहां तमिलनाडु है ना, उसके उसकी बाउंड्री को टच भी नहीं करता ये। देखो मैप दिखाता हूं। ये इधर पुडुचेरी आइलैंड टाइप ऑफ बिल्कुल बन के यहां पर रहता है। ये जो जगह है, एक सेकेंड इसको, यनम, ये भी पुडुचेरी, कराई कलर, कराईकाल, ये भी पुडुचेरी, अपने आप में ये पुडुचेरी की टेरिटरी, और माहे ये भी पुडुचेरी की टेरिटरी। ये सब कुछ तमिलनाडु की एक्सटेंडेड टेरिटरीज हैं। कम कॉम्बिनेशन में पुडुचेरी को कैसे बोला जाता है पता है? आज पहली बार सीख लो ये, डोंट वरी, जानना चाहिए आपको ये वाली बात। पुडुचेरी, कराईकाल, माहे, यनम। दिस क्वेश्चन श्रेया इज पेंडिंग इन वेरियस एग्जामिनेशन, बहुत सालों से, लगभग मैं कहूंगा 15 साल से पेंडिंग चल रहा है वाला क्वेश्चन। और ये पता है कैसा क्वेश्चन है? ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन नहीं है वैसे। ये इसके बारे में लोग पढ़ते हैं लेकिन बस सीरियस होकर नहीं पढ़ते। पता है कहां पढ़ते हैं इसके बारे में? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। जो आपने फ्रेंच वाली बात बोली ना, मयूर या बिस्मे जिसने भी बोली, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये पूरा का पूरा बताता है कि ऐसी टेरिटरी है। ये देखो, बताओ पता था आप सभी को ये वाली बात? पुडुचेरी की, हाँ, ऐसा बोला जाता है कि पुडुचेरी तो हम नॉर्मली बोल देते हैं श्रेया मुंह से। पुडुचेरी के अगर आप उसको खोल कर देखोगे ना, चीड़ फाड़ कर करके देखोगे, पुडुचेरी इज कंपोज ऑफ 4 वर्ड्स बेसिकली: यनम, माहे, कराईकाल एंड पुडुचेरी। क्योंकि वहां की लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो यहां पर है, इसलिए हम सिर्फ उसको पुडुचेरी के बेसिस पर डिफाइन कर देते हैं। हर जगह आप देख लो, आप बस मैप डालकर देख लो कहीं पर भी, आपको हर जगह ये दिखेगा, देख लो हर जगह माहे, पुडुचेरी, कराईकाल और ये यनम। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, क्योंकि वो मेन अड्डा पुडुचेरी है, इसलिए हम लोग पुडुचेरी में शॉर्ट में बोल देते हैं उसको। टेरिटरी बेसिकली 4 है ये देखो ये, और नीचे अगर मैं आ जाऊं, ये यनम, पुराना मैप है, पुडुचेरी, कराईकाल एंड माहे। क्यों क्यों लिखा हुआ है तीनों जगह पे पुडुचेरी पुडुचेरी? ये इसी की एक्सटेंडेड टेरिटरीज हैं ये। और ये चारों किसका पार्ट है? चारों की चारों तमिलनाडु। देख रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा ना स्ट्रक्चर? मैं फिर से बता रहा हूं, पुडुचेरी क्या है? अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, जस्ट लाइक चंडीगढ़। अरे चंडीगढ़ का कोई अपने आप में अस्तित्व है क्या? उसके पास खुद का विधानसभा, विधान परिषद है क्या? बिल्कुल नहीं है। और वो क्या कहते हैं, एक कॉमनली किसकी कैपिटल है दोनों की? कौन से 2 राज्यों की? पंजाब हरियाणा की। ये तो हम सब जानते हैं, है ना? अब यहां पर क्या है, और जो हाई कोर्ट है वो भी क्या कॉमन है क्या पंजाब हरियाणा के लिए? ठीक है। लेकिन जो पुडुचेरी है ना, सबसे बड़ी बात आप ये पता लगाओ सारे लोग, पहले मुझे ये बताओ कि पुडुचेरी कहां पर है, मतलब कौन सी स्टेट का पार्ट है ये सिटी है किसका? तमिलनाडु। और पुडुचेरी अपने आप में क्या है? यूटी। पुडुचेरी की लेकिन 4 एक्सटेंडेड टेरिटरीज हैं। वो क्या क्या है? यनम, इसको यानम भी बोलते हैं कई लोग, मैं यनम बोलता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बोलो, मुझे बोलने से फर्क नहीं पड़ता। हमें नंबर चाहिए बेसिकली, है ना? हमको यहाँ पे पॉश बनने नहीं बैठे हुए हैं। यनम, पुडुचेरी, कराईकाल एंड माही।
समझ में आया? पता थी आज से पहले ये वाली बात? उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट। अब बता दो अर्पित जरा, ये वाला पॉइंट किसके लिए लागू होता है? एक कॉमन हाई कोर्ट दो और दो से ज्यादा राज्यों के लिए आज के समय में। किसके लिए कॉमन है? किस नहीं मतलब टेरिटरी वैसे अगर जो कॉमन है या एक्सटेंडेड अगर हो, और हरियाणा, ठीक है। और ब्रांचेज भी स्टैब्लिश हो सकती हैं, पता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर, कुणाल बताओ हाई कोर्ट कहां पर है? कहां पर तीन है, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, कहां पर है? मेन कहां पर है? मेन मेन हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर। लेकिन उसकी एक बेंच कहां बनी हुई है? कुणाल कहां पर जाते हैं सारे लोग? ग्वालियर। एक और कहां बनी हुई है? जान जाओ, डोंट वरी। लेकिन हमारे लिए उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मयूर एमपीपीएससी भी है, इस वजह से, ठीक है। ये देखो, प्रिंसिपल सीट मेन है जबलपुर, उसके बाद बेंचेस इंदौर एंड ग्वालियर। ओके, हाई कोर्ट एक है, दो बेंचेस हैं उसकी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई अपने आप से टर्मिनोलॉजी नहीं, कुछ नहीं बोल सकते प्लीज। संवैधानिक भाषा के अंदर कोई इन्वेंशन नहीं। क्या? हाँ, मैं वही बोलने लगा था, वेरी गुड यार। मैं जस्ट बोलने ही लगा था, मैं एक मेंस का क्वेश्चन देने ही लगा था, जस्ट छीन लिया तुमने मेरे मुंह से। कि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊंचा न्यायालय है ना शैली? कोई पर्सन जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट अंडमान एंड निकोबार में अत्याचार हो गया हो, इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो गए और उसके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गए हो, डायरेक्टली वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है। सिर्फ वो दो चीज़ों को देखते हुए नहीं आएगा, क्या? और वो जस्टिस की मांग नहीं करेगा, डिस्टेंस प्लस जेब खर्ची। हमें इसकी बेंचेस बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? इसके पीछे सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या दे सकते हो आप? डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सही बोला मैंने कि नहीं बोला? आप नागालैंड को ले लो, असम को ले लो, मणिपुर को ले लो, त्रिपुरा को ले लो। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है हमारे देश में? कौन सी जगह पर? बाकी लोग बोल नहीं रहे, डाउट है श्रेया इस बात के ऊपर? ये ये नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, यहां से होते हुए दिल्ली। यहां पर अगर किसी एक पर्सन को ऑफेंड करा जाए, एंड मयूर किसी ने यहां पर लोगों को बोला चिंकी, मोमोस, हगा नूडल, सिंगापुरियन चाउमिन, किसी ना किसी तरीके से पर्सन ऑफेंड हो गया, वो कोर्ट तक जाना चाहता है और मान लो कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया, इशू इतना बड़ा बन गया, सुप्रीम कोर्ट जाने की दम रखेगा पर्सन? और सुप्रीम कोर्ट इतना प्यारा भी नहीं है शरिया कि एक ही तारीख के अंदर सारा का सारा फैसला कर देगा। हमारे देश में इंसाफ मांगने के लिए भी ना क्या लगता है? पैसा। टाइम तो छोड़ो, हिंदुस्तानियों के पास टाइम बहुत है। टाइम तो पूछो ही बस, इस देश में कितना टाइम है। इंस्टाग्राम की रीलें देख लो, हरकतें देख लो इस देश के लोगों की, टाइम तो बहुत है। पॉपुलेशन देख लो भाई, टाइम अगर टाइम नहीं होता तो चाइना को बीट कर देते हम आबादी में। बहुत टाइम है लोगों के पास यार।
लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा, पार्टनर से कह रहे हैं चलो बच्चे पैदा करते हैं। पैसा, ठीक है, जस्टिस मांगने के लिए पैसा। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। मैं यहां पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अगर कोई पर्सन, हमारे देश में क्या कोई ऐसी प्रोविजन है अर्पित जिसमें कि अगर कोई पर्सन रिटायर्ड जज हो, क्या वो फिर से एक एक्टिंग जज बन सकता है क्या, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या किसी एक का या दोनों का? बताओ, रिटायर हो गया वो, क्या सोचते हो इसके बारे में शैली? अरे यार क्या आप बोले जा रहे हो, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, रिटायर्ड जज है वो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ही जज था, सीजीआई था, जज था, दोबारा सर्व कर सकता है? जल्दी बताओ, आधे लोग हाँ बोल रहे हैं। किसकी कसम खाओगे ज्यादा, बताओ इस चीज के लिए। बताओ क्या सोचते हो शैली, श्रेया, अर्पित इसके बारे में? नहीं 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 नहीं, वो छोड़ो, पोस्ट को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ बंदा रिटायर हो गया है जज होके, 65 साल का था, 65 साल ही होता है वैसे तो, मैं अपने यहाँ मन से क्या इमेजिनेशन में बोलूँ, दोबारा अब वो हो गया 72 75 का। और नहीं नहीं मयूर, डू नॉट यूज द टर्म प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करियर की स्टार्टिंग में होती है, ठीक है? वो दोबारा एक्ट कर सकता है क्या? हाँ इन सब की मैं, जब यार, एक सेकंड ना, एक सेकंड अर्पित, देखो ना, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मैक्सिमम एज निकल चुकी है, रिटायर हो गया है, उसके बाद दोबारा दोबारा आ सकता है सर्व करने? आ सक आ सकता है। पता है क्यों? हमारे देश में जुडिशरी देख लो, ईशा कितनी मान है, खाली पड़ी रहती हैं। एज का रूल ना इसलिए बना दी, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, रेलवे के अंदर आप एक पोस्ट को जानते हो जो आपका टिकट वगैरह मांगने आते हैं, टीटी कहते हैं उनको, टीटी। जैसे जब टीटी रिटायर हो जाते हैं ना, तो कभी कभार रेलवे को जरूरत पड़ती है तो वो रिटायर्ड टीटी को बुला लेते हैं कि स्टाफ की कमी पड़ रही है, आप आ जाओ कुछ महीनों के लिए, दोबारा सैलरी बांध देंगे हम आपकी, और पेंशन जो चल रही है वो चलती रहने देना, कोई टेंशन नहीं है। जजेस के साथ पता है क्या होता है, जब केसेस का बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है, बहुत, इन लोगों को पता है क्या बुलाया जाता है पे, दे आर द एक्सपीरियंस्ड पीपल इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये जल्दी जल्दी निपटा सकेंगे। और बुलाए, ऐसा नहीं है, एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ऑर्डर दे दिया, हाँ जी मिश्रा जी कल चले आना, सक्सेना जी कल चले आना, भारद्वाज जी कल उठे चले आना, नहीं, पूछा जाता है, हड्डियों में जान है, दिमाग संतुलित है तो आ जाओ, दोबारा सैलरी ले लेना, इसको बोला जाता है रूल ऑफ एक्सेप्शन। एंड अर्पित, ये सिर्फ जुडिशरी में नहीं, हर सरकारी और संवैधानिक पोस्ट पर ये रूल ऑफ एक्सेप्शन काम करता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि आईएएस ऑफिसर रिटायर हो गए, दोबारा बुला लिया उनको, रॉ के एजेंट्स रिटायर हो गए, दोबारा बुला लिया, आईएफएस ऑफिसर रिटायर हो गए, दोबारा पोस्टिंग हो गई, लेकिन वो टाइम का कुछ ड्यूरेशन मैक्सिमम साल 1.5 साल के लिए होता है, 2 भी नहीं खिंचता, वो 1 साल भी नहीं खिंचता वैसे तो। और तब तक बैकग्राउंड में क्या प्रक्रिया चल रही होती है, वो सीट फिल करनी होती है, क्योंकि ये तो लोग तो जैसे आए हैं तो फिर ब्रीच कर कर आए हैं ना उस क्राइटेरिया को जो कि गिवन है संविधान के अंदर। लेकिन इसको बोला जाता है दिस इज जस्ट द नीड ऑफ द सिचुएशन। एंड डोंट वरी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जब चैप्टर पढ़ेंगे इसके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल भी पढ़वाऊंगा, आर्टिकल्स भी हैं इसके लिए, ठीक है अर्पित? तो आज के बाद हम लोगों से कोई पूछे ईशा कि क्या रिटायर्ड जजेस को दोबारा बुलाया जा सकता है काम करने के लिए, आप बोलो सिर्फ जजेस के केस में नहीं है सर जी, ऐसा हर जगह, हर संवैधानिक और सरकारी पोस्ट में। मैं जब रेलवे की टीटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात चल रही है, बुलाया जा सकता है। हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है, उस बंदे को सीजीआई की पोस्ट नहीं मिलेगी अर्पित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो लाइन से बैठे हुए 31 जजेस हैं तो सुप्रीम कोर्ट के थे। हाँ,
लेकिन दोबारा उनको ये बोला गया कि भाई साहब 30 जजेस पूरे नहीं है या फिर जुडिशियल वैकेंसी है और हमें एक जज, हमें जरूरत है। आपने अपने करियर के अंदर बहुत बेहतरीन केसेस, आपने अयोध्या वर्डिक्ट, ये वर्डिक्ट, शाहबानो केस, है ना, ऐसे ऐसे केसेस में सुनवाई करी है। आप केशवानंद भारती केस की बेंच के पार्ट थे और ऐसा ऐसा था। ऐसे पर्सन को बुला लिया जाता है। हाँ, मतलब जितने की भी बने उसके उसके, हाँ जो भी बन रही है। हाँ, ये नहीं है कि देखो वो सीजीआई का था दोबारा सीजीआई पे बिठा देंगे कि तू भाई खिसक जाए एडिशनल सीजीआई, ये सब नहीं चलती नौटंकी की। सिर्फ इसको बुलाया जा रहा है हेल्प के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग इसी वजह से, कई लोग जो होते हैं ना, जो जैसे सीजीआई वगैरह होते हैं, ये लोग मना इस वजह से भी कर देते हैं, पता है, ईगो हर्ट हो जाता है ना कि मैं टॉप का था, अब मैं अंडर जाके किसी की सुनूंगा, क्यों सुनूं भाई मैं। जैसे बड़े बार ना क्या होता है कि रिटायर्ड जजेस को, जैसे ये तो चलो मैंने एक बता दिया कि केसेस में मदद करने के लिए बुला रहे हैं। ईशा, पता है कई बार, कई कबार क्या होता है, इनके खिलाफ जैसे कोई केस बन गया ना रिटायर होने के बाद, तो इनको फिर बड़ी सारी कमिटीज और कमीशन बुलाते हैं फिर पूछताछ करने के लिए, घर से उठा उठा कर। और तब इनको, जैसे मतलब मान लो कोई पर्सन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका था, अब कितना ईगो हर्ट होगा मयूर, सोच रहे हो जरा, कमेटी और कमीशन के सामने बैठने में। ये चीज है। ये सब कुछ समझ में आया अच्छे से श्रेया, कुणाल, सारे लोगों को? हाँ नहीं है वो, ठीक है। थैंक्स फॉर कैचिंग। और यहाँ पर आप एक फिफ्थ पॉइंट ही मेंशन कर सकते हो दोस्तों, जैसा कि श्रेया ने पकड़ा। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 जो थी, उसने ये भी बोला कि जैसे ये जो बात चल रही थी ना कि एडिशनल सुप्रीम, सॉरी, हाई कोर्ट का जो जजेस हो या कॉमन हाई कोर्ट हो 2 से 3 स्टेट्स के लिए, तो ये भी बोला गया कि गवर्नर भी हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वाले पॉइंट को उठाकर 1374 यहाँ पर डाल देना ये, ठीक है। जैसे ये इसी पॉइंट से मिलता जुलता है ना वैसे तो ये, लेकिन इनको लिखना चाहिए था वैसे तो। कॉमन हाई कोर्ट और कॉमन गवर्नर भी हो सकता है 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। समझ में आया? जल्दी बताओ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।